हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ट्यूटोरिया का बिहार दरोगा का जो सेट लगा रहे हैं, आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सोल्यूशन करेंगे। और इससे पहले हम 1 से लेकर के 10 तक सोल्यूशन करा चुके हैं। तो अगर आप हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। इसका लोथल से नहीं, ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रंगपुर की खोज 1953 में रंगनाथ द्वारा किया गया था, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो लोथल से नहीं, इसका कालीबंगन से खोजा गया था। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं फैक्ट, जैसे कि लोथल एवं कालीबंगन से ही यज्ञ के साक्ष्य का प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और मनके बनाने के कारखाने जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है, ये याद रखिएगा। और फिर चावल के दाना का साक्ष्य मिला था रंगपुर से मिला था चावल के दाना का साक्ष्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे स्थित है। तो बोलन बेलन नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, बेलन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था। तो ये किया गया था 512 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 512 ईस्वी में। और कुछ इसके फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ हो जाएगा कल्पसूत्र, याद रखिएगा। कल्पसूत्र जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। और जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव थे, ये याद रखिएगा। और वहीं और कुछ फैक्ट की बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए, ये याद रखिएगा। और फिर जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता का प्राप्त नहीं है, याद रखिएगा। मतलब कि ईश्वर की मान्यता नहीं है, वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चोल शासक ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो राजकेसरी की उपाधि धारण किए थे वो थे राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राजेंद्र टू ने, याद रखिएगा, राजेंद्र टू प्रकेसरी की उपाधि धारण किए थे, याद रखिएगा। राजेंद्र टू प्रकेसरी की उपाधि धारण किए थे। और राजेंद्र जो थे राजकेसरी की उपाधि धारण किए थे, ये तो क्वेश्चन ही है। और कुछ बता देते हैं, जैसे विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किए थे, याद रखिएगा। विजयालय नरकेसरी की उपाधि धारण किए थे। और चोल वंश के जो स्थापना हुआ था वो 1800, स्थापना की बात करें तो 850 से 887 तक में रहा था चोल वंश का शासनकाल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था मुक्ताई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, मुक्ताई के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो ये किया गया था 15 अगस्त
1906 को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था लंदन से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। लंदन से किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि 1905 में किया गया था प्रकाशित, 1905 से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित था? तो ये था पूना में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पूना में स्थित था। और इसका जो स्थापना की बात करें तो ये स्थापना हुआ था 1916 में, याद रखिएगा 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था? तो ये किया गया था, देख लेते हैं। बॉम्बे में तो किया गया था, ठीक है। उसके बाद मद्रास में भी किया गया था, ये भी ठीक है। और उसके बाद किया गया था पंजाब में नहीं। उसके बाद किया गया था मध्य प्रांत में, ये भी ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में किया गया था, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 5। तो 1, 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा आंसर इसका। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1937 में है, याद रखिएगा। मंत्रिमंडल गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा कथन सत्य के बारे में पूछ रहा है, तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद आंसर बता देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न से कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं। इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। हाँ, ये ठीक है। 1773 के द्वारा ही 1773 के द्वारा ही 1774 में स्थापना किया गया था। कलकत्ता में, बंगाल और फिर मद्रास में और फिर बॉम्बे में 3 जगह स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद फिर 1000 पाउंड में अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों को संचालन स्वरूप चुनने का अधिकार प्रदान किया गया, ये भी नहीं होगा। केवल ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। कौन सा में है? तो बी में है आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो कौन बना दिया था? तो ये था बड़ौदा के रियासत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है? तो ये होता है व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार वितरण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो ये फसल की हो जाएगा, ये धान का किस्म है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। माही सुगंधा जो है वो धान की एक किस्म है, धान फसल की एक प्रजाति है।
और कुछ बताते हैं इसके बारे में फैक्ट, जैसे कि जया हो गया वो पूरा गोल्ड हो जाएगा गेहूं का, और फिर सरसों का हो जाएगा ए, धान का हो जाएगा जया हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, और फिर बारानी द्वीप हो जाएगा दीप, ये सब किस्म। और फिर सरसों की बात करें तो वरुणा हो जाएगा, पीताम्बी हो जाएगा, पीताम्बरी, गिरिराज हो जाएगा सरसों का। और वहीं गेहूं की बात करें तो गेहूं का हो जाएगा पूसा मंगल हो जाएगा, याद रखिएगा। सोनारा 64 हो जाएगा, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो ये 75% निर्भर थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1977 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है का बात कर रहा है? तो ये कोलंबिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, कोलंबिया। बाकी सब बोलीविया, पराग्वे, ये दोनों स्थल रुद्ध है, और ये कोलंबिया स्थल रुद्ध नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन कीट का उदाहरण नहीं है? तो कीट का उदाहरण नहीं है कौन सा? तो ये हो जाएगा मकड़ी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, मकड़ी जो है वो कीट का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है घरेलू उपभोग। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये कहे थे महात्मा गांधी जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा किया गया है अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, भारत करेगा। 2025 में मेजबानी भारत करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रीति सूदन को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। और प्रीति सूदन जो है वो 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और फिर 2024 में इसका जो थीम था वो था कॉल फॉर एक्शन, याद रखिएगा। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का थीम था कॉल फॉर एक्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है इसका सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था? तो कौन सा देश से निकालने के लिए चलाया गया था? तो ये हैती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक में अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है शूटिंग से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, शूटिंग से। और इन्होंने 2020 में स्वर्ण पदक जीते थे, याद रखिएगा। 2020 में शूटिंग से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आसना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आसना नाम था इस चक्रवात का। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है हाल ही में RBI के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, संजय मल्होत्रा को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो कौन से राज्य से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मिजोरम से, ऑप्शन नंबर बी आंसर याद रखिएगा, मिजोरम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं 42वें नंबर के, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 42वें नंबर के आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट देखते हैं 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। और वहीं 19वां की बात करें तो ये किया गया था आयोजन ब्राज़ील में, याद रखिएगा 19वां, और ये सब पूछ लेता है। और 18वां की बात करें तो 18वां का आयोजन किया गया था सम्मेलन भारत में ही किया गया था, याद रखिएगा। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने खिलाड़ियों के सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 4, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 4 खिलाड़ियों को घोषणा किया गया है, याद रखिएगा। जिनमें से चारों का नाम याद रखिएगा। एक है मनु भाकर शूटिंग से हैं, और 2 में है हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी से हैं, हरमनप्रीत सिंह, याद रखिएगा। और एक है प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं, याद रखिएगा प्रवीण कुमार। और एक है डी गुकेश जो कि शतरंज से हैं, डी गुकेश शतरंज चैंपियनशिप हैं। नेक्स्ट देखते हैं विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है हैदराबाद में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में इसका हुआ है आयोजन। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भारत की पहल पॉप ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है इसका स्थापना। लामितीय 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच किया गया था? तो ये किया गया था
सेशेल्स रक्षा बल, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सेशेल रक्षा बल के द्वारा लामितीय 2024 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य सरकार दिया है? तो वो उड़ीसा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, उड़ीसा सरकार। और इसके पेंशन की बात करें तो ये दिया जाएगा 20,000 रुपये प्रति माह, याद रखिएगा। मासिक पेंशन है 20,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वो जो उसका जो आंसर था, जो जेल में गया था, वो 1975 से लेकर के 77 तक में जो गया था जेल, 1975 से 77 के बीच, उसी को केवल पैसा मिलेगा 20,000 रुपया प्रति माह। नेक्स्ट है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है तमिलनाडु में, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा, तमिलनाडु में किया गया है आयोजन इसका। और इसका जो पहला स्थान रहा, शीर्ष स्थान की बात करें तो वो महाराष्ट्र रहा है, याद रखिएगा। एमएच से होता है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। टोटल 158 पदक जीता था। और वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा 103 पद जीता है, 103 पदक जीता है, 103 मेडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है टीएम कृष्णा को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 से। तो टीएम कृष्णा को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, याद रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो ये डिसीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, डिसीजन। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड चौटिक का याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, सिनोनिम्स। 45 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण की बात करें तो ये दिनकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। दिनकर जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है वो है प्राण। हमेशा प्राण को हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, महोत्सव का अर्थ क्या है? तो महोत्सव का अर्थ हो जाएगा महान है जो उत्सव। महान है जो उत्सव, इसका आंसर हो जाएगा महोत्सव। नेक्स्ट है, वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद। तो वेदोक्त का हो जाएगा वेद जोड़ उक्त, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, वेद जोड़ उक्त हो जाएगा, याद रखिएगा, संधि विच्छेद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे तरंगदैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंगदैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? तो ये अवशोषित होता है लाल और हरा के बाद पीला, ऑप्शन नंबर डी आंसर याद रखिएगा, पीला होता है अवशोषित समुद्र के पानी में। नेक्स्ट है,
क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो उदासीन बिंदु की बात करें तो ये डी हो जाएगा आंसर इसका, वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक अनंत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वे नियत गति से गतिमान रहती है? तो नियत गति से गतिमान रहती है, तो ये गैलीलियो निकाले थे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं ऑप्शन। ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, ये ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका 54 का। और कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। मानव वाक तंतुओं का कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन, अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद आवृत्ति को हर्टेज में व्यक्त करते हैं, ये भी ठीक है। याद रखिएगा, ध्वनि को हर्टेज में व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा आवृत्ति को। तो इसका आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो टोकामक नामक उपकरण किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा परमाणु। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, परमाणु से संबंधित है। और वहीं परमाणु की बात करें तो ये इसका मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, D2O का, भारी जल का। और वही टोकामक की बात करें तो प्लाज्मा के चुंबकीय संबंध के लिए परमाणु संलयन अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है ओर्स्टेड। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ओर्स्टेड हो जाएगा। इसका मात्रक होता है CGS पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? तो ये आकाशगंगा कैसे बनती है? तो नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 57 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो यही सत्य है। अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये ठीक है। तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसके नीचे तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर 58 का ये हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन LED अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? तो प्रयुक्त धातुओं में से एक है, वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलियम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? तो अम्ल और क्षार को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो देखते हैं, प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी, ये आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रति इकाई आयतन में सांद्रता की कमी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंथ्रासीन को ऊध्र्वपातन द्वारा प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड में धूमिल हो जाती है? तो इसका हो जाएगा सोडियम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो ये होता है डाल्टन नियम के अनुसार। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सी आंसर हो जाएगा, सी। डाल्टन के नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब और अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के बराबर होता है। याद रखिएगा डाल्टन का नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो ये जल हो, जल है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, जल। और वहीं जल की बात करें तो इसका सूत्र होता है H2O। याद रखिएगा। और कुछ सूत्र बता देते हैं, जैसे कि इथेनॉल हो गया तो C2H5OH होता है इथेनॉल का सूत्र। और वहीं अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है अमोनिया का सूत्र, NH3। याद रखिएगा। और फिर वहीं हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। याद रखिएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो SO2 होता है। ये सभी सूत्र याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं, निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निलंबन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो देखते हैं, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये तो सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, निलंबन के कणों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों निलंबन के संबंध में सही में है। नेक्स्ट देखते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है? तो किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा यूग्लिना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यूग्लिना संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलाप का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? तो किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? तो देखते हैं ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसके अलावा अन्य सभी शामिल है। तो और देख लेते हैं, पोषण की स्थिति का आकलन, ये तो ठीक है। और फिर पोषण संबंधी समस्याओं का निदान, ये भी ठीक है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को हस्तक्षेप की योजना बनाना और प्राथमिकता देना, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका 67 का, ये शामिल। इसके अलावा बाकी सब शामिल है। ऑप्शन नंबर ए 67 का ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत में स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, प्रोटीन को पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा ही प्रोटीन का पाचन होता है, याद रखिएगा, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खामीर को। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, खामीर को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोल क्रीम है? तो गोल क्रीमी कौन सा है? तो ये है
ये हो जाएगा एस्केरिस, याद रखिएगा एस्केरिस, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एस्केरिस जो है वो गोल कृमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिनोबियल, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सिनोबियल कहलाता है, जो कि जोड़ों के बीच मौजूद होता है द्रव। और कुछ बताते हैं जोड़ों के बीच में जो द्रव होता है, उदाहरण के लिए जैसे कि हिंज जोड़ हो गया, सैंडल जोड़ हो गया, ये सब जोड़ के उदाहरण हैं। और फिर पिवट जोड़ हो गया, ये सभी जोड़ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जुगाली करने वाला पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है जो मौजूद जीवाणु सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है? तो ये हो जाएगा रूमेन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। रूमेन के कारण ही मवेशियों में मौजूद रहता है जो जीवाणु सेल्यूलोज को पाचन में मदद करता है, रूमेन, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रंथियां शरीर के तापमान को बनाए रखता है? तो ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है वो है हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसी के द्वारा शरीर का तापमान बनाए रखता है, मनुष्य के शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसाकर रखता है? तो पराग को फंसाकर रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ये हेपेटाइटिस नहीं होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। हेपेटाइटिस नहीं होता है, बाकी डेंगू होता है मच्छर के काटने से, उसके बाद फिलपाव होता है, उसके बाद मलेरिया भी होता है मच्छर के काटने से। तो यानी कि जो रोग होता है मच्छर के काटने से, तो ये हेपेटाइटिस नहीं होता है। नेक्स्ट है, अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो अरब सागर में विस्तार है हिंद महासागर का, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर का अरब सागर में विस्तार है। और वहीं प्रशांत महासागर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। और मेरियाना ट्रेंच गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में ही है, याद रखिएगा, सबसे गहराई जगह है। और हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसके किसी देश के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है भाखड़ा नांगल परियोजना वो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। और कुछ अन्य परियोजना की बात बता देते हैं जो कि है, जैसे कि पोंग बांध हो गया, तो पोंग बांध ब्यास नदी पर बना हुआ है। और फिर रावी नदी की बात करें तो चमेरा बांध हो गया, रावी नदी पे स्थित है, याद रखिएगा ये सब। और कुछ बता देते हैं जैसे कि लारगी बांध हो गया, वो ब्यास नदी पर ही है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर लोहे जैसी भारी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है? तो ये सोने में परिवर्तित कर सकता है, तो ये परास पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, परास पत्थर ही लोहे जैसी भारी धातु को सोने में परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो कौन सा कथन गलत है, तो गलत के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो और देखते हैं, ये तो गलत है, यही आंसर हो जाएगा इसका, बाकी सब सही है। यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम है, ये ठीक है। उसके बाद फिर इसका लक्ष्य मुख्यतः गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्र था, या ये भी ठीक है। उसके बाद है, इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही गलत है 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो वर्षा वनों में किया जाता है कर्तन एवं दलहन कृषि, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कर्तन एवं दलहन प्रकार की कृषि की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वहीं शुष्क की बात करें तो ये एक प्रकार की खेती है जिसकी सिंचाई के बजाय प्राकृतिक वर्षा और नमी पर निर्भर रहता है। शुष्क जो है वो सिंचाई के बजाय वर्षा जो बारिश होता है उस पर निर्भर रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और वेदिका कृषि के बारे में बताते हैं। जैसे वेदिका कृषि हो गया, तो यह पहाड़ी ढलानों पर कृषि होता है, यहाँ पे पहाड़ी ढलानों पर कृषि होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, वो होता है निछालन से, याद रखिएगा, निछालन, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निछालन से इसका निर्माण होता है। जैसे कि यह मतलब कि उच्च तापमान होता है, तो उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है लेटेराइट मिट्टी, याद रखिएगा। और फिर यह मिट्टी आमतौर पर कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। तो ये लेटेराइट मिट्टी जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है कर्नाटक हो गया, ये सब हो गया, यहाँ से मतलब पाया जाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश हो गया, यही सब में पाया जाता है, असम में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लेटेराइट मिट्टी में ही ज़्यादातर कॉफ़ी उत्पादन होता है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक उत्पादन कॉफ़ी वाला राज्य है कर्नाटक, याद रखिएगा, और लेटेराइट मिट्टी में ही ज़्यादा होता है उत्पादन इसका। नेक्स्ट है, शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो ये टुंड्रा वन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। टुंड्रा वन, टुंड्रा प्रदेश। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में बता देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में लगातार पूरे वर्ष बारिश होता है, याद रखिएगा, पूरे वर्ष भर बारिश होता रहता है वर्षा वन में, याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि शीतोष्ण वन हो गया, तो शीतोष्ण वन के बारे में बता देते हैं। तो शीतोष्ण वन में उष्णकटिबंधीय और बोरियल क्षेत्रों के बीच पाया जाता है, याद रखिएगा। और शंकुधारी वन के बारे में बता देते हैं। शंकुधारी वन जो है वो शंकुधारी वन के बारे में बताते हैं। तो ये एक वायोम है जिसका विशेषता सुई के आकार जैसी पत्तियों वाला होता है, याद रखिएगा। ये एक वायोम है, ठीक है, याद रखिएगा, और जिसकी विशेषता जो होता है वो सुई के आकार की जैसी पत्ती होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1875 में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 1875 में इसका स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, याद रखिएगा, नई दिल्ली। और इसका एक 4 पीठ और है जो है कि कार्यालय क्षेत्र है, वो एक चेन्नई हो गया, और एक मुंबई हो गया, और एक कोलकाता, और एक नागपुर, और एक गुवाहाटी, इस सब में कार्य क्षेत्र होता है, इसका कार्यालय है। लेकिन मुख्यालय जो है, मेन हेडक्वार्टर, वो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। और भारतीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, याद रखिएगा। इसका भारतीय मौसम विज्ञान का गठन जो किया गया था 15 जनवरी 1875 को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संरचनात्मक भूविज्ञान का संबंध के बारे में पूछ रहा है। तो ये संबंधित है शैल संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारण से। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, 84 का डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था। तो मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था। तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था अंग्रेजी में, और हाथों से लिखा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो ये उल्लेखित है अनुच्छेद 315 के 1 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 315 के 1 में ये उल्लेखित है। और कुछ इसके बारे में फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि 315 का 2 हो गया, तो 315 के 2 में 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात पर सहमत करेगा कि राज्य को उस समूह के लिए लोक सेवा आयोग होगा, याद रखिएगा। और वहीं 315 के 3 की बात करें तो ये कोई भी कानून में ऐसा आकस्मिक और प्रामाणिक प्रावधान शामिल नहीं हो सकता है जो कि कानून के उद्देश्यों को प्रभावित बनाने के लिए वांछनीय हो, आवश्यक हो या वांछनीय हो सकते हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन अनुच्छेद 315 के 4 भी बता देते हैं इसके बारे में कुछ, जैसे कि इसके बारे में राज्य अनुरोध करेगा कि यूपीएससी राज्य सरकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को चयन करने के लिए परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित कर सकता है। ये राज्य अनुच्छेद करेगा, मतलब राज्य अनुरोध करेगा इस अनुच्छेद 315 के तहत कि राज्य सरकार का जो स्टूडेंट है उसके लिए नौकरी के लिए यूपीएससी परीक्षा का आयोजित करे और साक्षात्कार का आयोजित करे। तो इसका आंसर 87 का आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 315 का 1, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत गठन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ग्राम पंचायत गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ बताते हैं ग्राम पंचायत गठन के बारे में, जैसे कि ग्राम पंचायत गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन होता है, आर्टिकल 40 में है, याद रखिएगा। और फिर 43 के बारे में बताते हैं, 43 में है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी हो जाएगा अनुच्छेद 43 में। और वहीं अनुच्छेद 47 की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा अनुच्छेद 47 में, याद रखिएगा। और वहीं अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 में दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक हो, मतलब पशु हत्या नहीं करना है अनुच्छेद 48 के तहत। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि 46 हो गया, तो अनुच्छेद 46 में है क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सार्वजनिक नहीं, कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना रहेगा। जो लोग कमज़ोर हैं उनको बढ़ावा देना है शैक्षणिक से, ये सब शैक्षणिक और आर्थिक रूप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और ये जो हुआ था ये 1961 में हुआ था, याद रखिएगा। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, याद रखिएगा। और वहीं 12वां भी बता देते हैं,
12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ था। और इसमें दमन व दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दिया गया था। दमन और दीव, गोवा दमन दीव को याद रखिएगा। और वहीं 14वां संविधान संशोधन में बता ही देते हैं। तो इसका अधिनियम हुआ था 1962 में, ये भी हुआ था 14वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके द्वारा पांडिचेरी को, मतलब पुदुचेरी अब है, पांडिचेरी को भारत के 9वें केंद्र राज्य के रूप में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य हो जाएगा अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, सांस्कृतिक और धर्म की रक्षा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, रक्षा करना। 90 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ अनुच्छेद बता देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार के बारे में वर्णित है। अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी दोनों बारे में वर्णित है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 29 के बारे में बताते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा गारंटी देता है अनुच्छेद 29। और फिर अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और फिर प्रशासन करने के अधिकार गारंटी देता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। तो ये किया था सरकारिया आयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सरकारिया आयोग किया था। और सरकारिया आयोग की बात करें तो ये 1983 में आया था, याद रखिएगा। 1983 में सरकारिया आयोग। और कुछ आयोग बताते हैं, जैसे राजमन्नार आयोग हो जाएगा, तो ये 1969 हो जाएगा। राजमन्नार आयोग 1969 हो जाएगा, राजमन्नार आयोग। और कुछ बताते हैं, जैसे कि फैजल अली आयोग हो गया, तो ये फैजल अली आयोग जो है 1953 में आया था। 1953 में फैजल अली आयोग, याद रखिएगा। ये सब डेट पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा, और 91 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सरकारिया आयोग 1983, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त के नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री से सुझाव देने के लिए किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है। तो द्विसदनात्मक विधायिका है, यह 2 सदन वाला विधायी निकाय है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था पहली बार आया था, ये आया था 1919 में पहली बार, याद रखिएगा। द्विसदनात्मक विधायिका 1919 में पहली बार आया था। और इस अधिनियम की शुरुआत हुआ था 1919 में। और ये संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है उच्च सदन की व्यवस्था, मतलब अधिकतम सीट निर्धारित किया गया 250, याद रखिएगा। अनुच्छेद 80 के तहत ही राज्यसभा में उच्च सदन में 250 सीट निर्धारित किया गया है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं, 12 सदस्य। और बाकी के 38 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब बाकी के 238 सदस्य जो है 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। तो ये हो जाएगा समापन प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच जो विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो ये आता है मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन। चलिए इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स बताते हैं, अनुच्छेद बताते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 131 हो गया, तो अनुच्छेद 131 के तहत ही विवाद को प्रथम घटनाओं मतलब प्रथम घटना जो होता है उसका सुनना और निर्धारित करेगा, ये सब न्यायालय द्वारा हो जाएगा, निर्धारित करेगा। और फिर अनुच्छेद 143 बता देते हैं। तो अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाह क्षेत्राधिकार का है, याद रखिएगा, सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 133 की बात करें तो अनुच्छेद 133 में सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैथ है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं मैथ का। इसका आंसर हो जाएगा 96 का, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा। और ऐसे बोलिएगा तो इसका सोल्यूशन करके हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 97 का, 4 वर्ष। नेक्स्ट है 98 नंबर, 98 का सी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर, तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर इसका बी। नेक्स्ट है 100 नंबर, तो 100 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद।